लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ बजट कवर किया था, ठीक है। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू अकाउंट के अंदर बेसिकली रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। लास्ट क्लास में आपको बताया था रेवेन्यू अकाउंट वो होता है गवर्नमेंट का वो इनिशिएटिव जो 1 साल से कम के लिए हो, ठीक है। कैपिटल अकाउंट जो 1 साल के ज्यादा के लिए हो, ठीक है। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज फोकस करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट पे। गवर्नमेंट के पास वो पैसा जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स में आ रहा है बट 1 साल से कम के लिए, फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ज्यादा के लिए नहीं। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब समझ आया था ना लास्ट क्लास में। उसी के अंदर आगे कंटिन्यू करते, दो चीजें थी, टैक्स नॉन टैक्स। गवर्नमेंट को दो चीजों से पैसा आता था, टैक्स या नॉन टैक्स। टैक्स जो आप और मैं टैक्स पे करते हैं, जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई, जो हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को उससे पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट के टैक्स रिसिप्ट में आएगा। अगर टैक्स के अलावा नॉन टैक्स पैसा आ रहा है या जैसे कि कोई डिविडेंड आ रहा है किसी कंपनी से तो वो नॉन टैक्स में आएगा, ठीक है। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब दो चीजें आई हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो हर साल बजट से पहले आता है उसमें दो चीजें ये आएगी, इस साल गवर्नमेंट के जो टैक्स और नॉन टैक्स रिसीव्ड है उसके अंदर एक इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। मतलब जो लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं वो उसके अंदर गवर्नमेंट के ना इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब गवर्नमेंट का पैसा ज्यादा आया है एज एक्सपेक्टेड। मतलब एक्सपेक्टेशन से गवर्नमेंट का पैसा ज्यादा आया है, गवर्नमेंट को जिसकी उम्मीद नहीं थी, ठीक है। तो बेसिकली इसमें दो चीजों में इंक्रीमेंट हुआ, टैक्स रिसीव में भी इंक्रीमेंट हुआ, नॉन टैक्स में भी इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, तभी गवर्नमेंट का पैसा ज्यादा आया। अब अगर गवर्नमेंट का पैसा ज्यादा आया है तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है टैक्स रिसिप्ट का, ठीक है। क्योंकि जैसे टैक्स पे करने वाले लोग बढ़े या गवर्नमेंट को जीएसटी की कलेक्शन ज्यादा हुई, ठीक है। अब उसी के अंदर अगर टैक्स रिसीव ज्यादा है तो इसका मतलब ये होता है कि टैक्स बेयोंसी भी ज्यादा है, ठीक है। इसको मैं आगे मतलब इसका आगे समझाता हूं, बट आपको इतना पता होना चाहिए अगर टैक्स रिसीव बड़ा है तो इंक्रीज इन टैक्स बेयोंसी भी है, ठीक है। अभी टैक्स बेयोंसी होता क्या है? टैक्स बेयोंसी बेसिकली हमारे जीडीपी में जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से टैक्स में कितना चेंज आता है उसको बोलते हैं टैक्स बेयोंसी। मान लो कि अगर हमारा जीडीपी 100 रुपए से चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा टैक्स में कितना चेंज आएगा उसको बोला जाएगा टैक्स बेयोंसी, ठीक है। अगर मानो अंबानी ने एक कंपनी खोली, उस कंपनी ने उससे प्रोडक्शन शुरू करी किसी चीज की, ठीक है, मान लो शर्ट्स की प्रोडक्शन शुरू करी। अब अंबानी अगर शर्ट्स की प्रोडक्शन कर रहा है, पैसा लगा रहा है, तो आगे जाके पैसा भी कमाएगा, ठीक है। अब पैसा कमाएगा तो बेसिकली लोगों की सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगा ना। जीडीपी क्या होता है? जो एक हमारी कंट्री के अंदर टोटल वैल्यू जो सर्विसेज और प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं या प्रोवाइड कराए हैं उसकी टोटल वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। अगर सैलरी बढ़ेगी तो जीडीपी भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर जीडीपी बढ़ेगी तो टैक्स भी तो बढ़ना चाहिए ना। अगर मेरी सैलरी बढ़ रही है तो मैं गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करता हूँ वो भी तो इंक्रीज होगा, ठीक है। समझ आया? चेंज इन जीडीपी विद रिस्पेक्ट टू टैक्स, ठीक है। अगर हमारा जीडीपी 100 रुपए से चेंज हो रहा है या 1000 रुपए से चेंज हो रहा है उसकी वजह से टैक्स में कितना चेंज आएगा उसका मतलब होता है टैक्स बेयोंसी, ठीक है। अब यही इसको अगर परसेंटेज में निकालना तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा? रेवेन्यू रिसिप्ट, गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है शॉर्ट टर्म के लिए वो भी दो चीजों से उसमें डिवाइड किया, टैक्स और नॉन टैक्स। अब नॉन टैक्स की और नॉन टैक्स और टैक्स, इस साल इकोनॉमिक सर्वे ने ये दिखाया कि टैक्स और नॉन टैक्स से गवर्नमेंट को जो पैसा आता है वो बड़ा है, ठीक है। अब जीडीपी और उसके ज्यादा अगर नॉन टैक्स और रिसीव बड़ा है तो बेसिकली टैक्स बियॉन्ड से भी बड़ा है, ठीक है। ये समझ आया? अब टैक्स बियॉन्ड की हमने बात करी तो इससे मिलती जुलती दो तीन बातें होना जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपके मेंस के आंसर में हम लिख सकते हैं। अब जैसे टैक्स बियॉन्सी जो है, ठीक है, वो शुड नॉट बी वेरी लो। मतलब जो टैक्स बियॉन्सी है वो लो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, अब मान लो जैसे अगर गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करते हैं, ठीक है, अब गवर्नमेंट उस टैक्स से क्या करती है? गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, गवर्नमेंट डिफेंस का बजट तैयार करती है, रेलवे देती है, ठीक है। अब सब्सिडीज में गवर्नमेंट मनरेगा हो गया, पीएम आवास योजना हो गई। अब जो ये चीजें हैं ये जो गवर्नमेंट दे पाती तभी दे पाती है अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, अगर गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है। अगर गवर्नमेंट का पैसा ही नहीं आएगा तो देश कैसे चलेगा? गवर्नमेंट सब्सिडीज पेंशन सैलरीज कहां से पे कर पाएगी? नहीं पे कर पाएगी ना। तो बेसिकली टैक्स बियॉन्सी जो है वो लो नहीं हो सकती, टैक्स बियॉन्सी को हायर होना जरूरी है, ठीक है। इतना समझ आया?
अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो ये आती है कि जो टैक्स बेयोंसी है वो हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक लिमिट तक होना चाहिए, मगर उससे ज्यादा हाई जा रहा है तो वो भी खतरा है। क्योंकि मानो कि जैसे हमने बात करी थी अंबानी की, अंबानी ने एक कंपनी खोली, उसमें उसने 100 रुपए कमाए। अब 100 रुपए कमाने के बाद अगर वो 100 रुपए टैक्स में दे देगा तो उसके बचेगा क्या, ठेंगा, तो कंपनी कैसे चलेगी, तो बेसिकली वो काम ही नहीं कर पाएगा ना। अगर सारे पैसे उसको गवर्नमेंट को ही देने हैं, सारे पैसे टैक्स के रूप में ही देना, सारा प्रॉफिट, तो कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी तो जीरो हो जाएगी, ठीक है। इससे जो टैक्स भी उनसे होनी चाहिए वो भी हाई नहीं होना चाहिए, वो भी एक लिमिट तक ही होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम यूपीएससी में बात करते हैं कि हर चीज हम मिडिल स्टैंड लेते हैं, वैसे भी उसी केस में टैक्स बेयोंसी भी शुड बी मीडियम, मतलब एक पॉइंट से ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, ठीक है। कि अब अगर टैक्स आपका जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो टैक्स भी एक पॉइंट तक ही इंक्रीज होना चाहिए, अगर ज्यादा इंक्रीज होगा तो आगे जाके वो भी इकोनॉमी के लिए दिक्कत ही है, ठीक है। अब इंडिया के केस में क्या होता है, इंडिया के केस में जो टैक्स बेयोंसी है वो थोड़ी लोअर साइड पे है, ठीक है, ना हायर ना मीडियम, मतलब थोड़ी लोअर साइड पे है, ठीक है। अब टैक्स बेयोंसी इंप्रूव करने के अगर जीएस मेंस के अंदर आपके जीएस 3 के पेपर अगर क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आप क्या लिखोगे, सबसे पहले जो आपका कीवर्ड आएगा इंक्रीजिंग टैक्स बेस। टैक्स बेस का मतलब क्या होता है कि मान जितने लोग टैक्स पे करते हैं, ठीक है, उन लोगों की संख्या जो टैक्स पे करते हैं, नंबर ऑफ पीपल हु पे टैक्सेस, उसको बोलते हैं टैक्स बेस। अगर हमें टैक्स बेयोंसी इंक्रीज करना है तो बेसिकली हमें इंक्रीजिंग द टैक्स बेस, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल हु पे टैक्सेस, ठीक है, समझ आया यहां तक। रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर टैक्स बेयोंसी क्या होता है, ठीक है। अब टैक्स बेयोंसी को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या करना होता है वो बता रहा हूं मैं, इंक्रीजिंग द टैक्स बेस। अब दूसरा आता है टैक्स कंपाइलेंस। मान लो एक बंदा है ए नाम से, उसकी सैलरी है 1 लाख रुपए, ठीक है। अब उसने गवर्नमेंट को अपनी सैलरी दिखाई 20,000 रुपए, क्योंकि उसको अपना टैक्स बचाना था। अब उसने 20,000 के ऊपर टैक्स पे किया, ठीक है, मगर उसकी एक्चुअल सैलरी 1 लाख रुपए थी। अब एक्चुअल सैलरी तो उसने टैक्स पे किया नहीं, टैक्स तो उसने 20,000 पे किया, तो गवर्नमेंट के टैक्स तो कम आया ना, मतलब आप टैक्स बेस में तो आ रहे हो, टैक्स तो आप पे कर रहे हो, बट आपकी जो कंपाइलेंस है टैक्स की कंपाइलेंस वो कम है, ठीक है। तो बेसिकली वो भी एक प्रॉब्लम है, अगर आपको गवर्नमेंट को अगर टैक्स बेयोंसी इंक्रीज करना है तो इंक्रीजिंग द टैक्स बेस, इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल हु पे टैक्सेस, और टैक्स कंपाइलेंस एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, कि कोई बंदा टैक्स की चोरी ना करे। और ये खाली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टैक्स पे करना या टैक्स इकट्ठा करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम तो टैक्स पे करें, अपनी लाइट इनकम पे टैक्स पे करें, हमें कुछ इसमें झोल या घोटाला करने की जरूरत नहीं है, टैक्स पे कर रहे वो बाद में हमारे ही काम आ रहे हैं, ठीक है। आगे चले। अब जो टैक्सेस हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर आ गया आपका कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स वो टैक्स हुआ जो एक कंपनी पे कर रही है। अब एक कंपनी है, उस कंपनी ने मान लो 10,000 रुपए कमाए या 1 लाख रुपए कमाए या 10,000 करोड़ कमाए, जो कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी, ठीक है, सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा, बीच में कोई मिडल मैन या बीच में कोई भी मीडियोकर नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे कॉर्पोरेट टैक्स। सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में, जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया उसका पैसा सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में, उसका जो गवर्नमेंट का टैक्स का शेयर बनता है वो होएगा कॉर्पोरेट टैक्स, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि सीधा कंपनी सीधा गवर्नमेंट को पे कर रही है, किसी और बंदे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब आता है इनकम टैक्स। अब जैसा को मैं बताया था, एक ए ने 1 लाख रुपए कमाए, अब उसके ऊपर जो भी उसका टैक्स बना उसने सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो वो हो गया इनकम टैक्स, सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में, किसी बंदे की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं, किसी थर्ड पार्टी की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं, ठीक है, इनकम टैक्स हो गया। ये दो चीजें समझ आई, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली हो गया, सबसे पहला हो गया जीएसटी, यूनियन एक्साइज और कस्टम ड्यूटी। जीएसटी बेसिकली आज के टाइम में आप हिंदुस्तान में अगर कोई भी चीज खरीद रहे हो, कोई भी सर्विस दे रहे हो, तो उसके ऊपर जो आप टैक्स पे करते हो जीएसटी आता है, ठीक है। मान लो मैं एक पार्ले जी का बिस्किट खरीद रहा हूँ, मैं अपना मोबाइल रिचार्ज करा रहा हूँ, मैं अपनी फ्लाइट की टिकट बुक कर रहा हूँ, तो उनके ऊपर जो चीज लगेगी, जो टैक्स लगेगा वो आएगा जीएसटी में, ठीक है। मान लो अर्बन कंपनी, अर्बन क्लैब से किसी बंदे को मैं घर बुला के कोई सर्विस दे रहा हूँ, तो वो भी सर्विस के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा जीएसटी, ठीक है। इस जीएसटी को एक्सप्लेन करने की पूरी प्रॉपर एक क्लास लगेगी, वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा अभी, ठीक है। इसके बाद आता है यूनियन एक्साइज। अगर कोई भी चीज जो हिंदुस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है, ठीक है, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी उसको बोला जाएगा यूनियन एक्साइज।
पहले इसके अंदर यूनियन एक्साइज के अंदर बहुत सारी चीजें आती थी, मगर धीरे धीरे सब चीज करके उसको जीएसटी के अंदर डाल देगा। अब जीएसटी के अंदर खाली 5 चीजें, एक्साइज के अंदर खाली 5 चीजें आती हैं, बाकी सारी चीजों को जीएसटी के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, एक्साइज क्या हो गया, मान लो कि कोई हमने मिडल ईस्ट से, रिलायंस ने किसी मिडल ईस्ट की किसी कंट्री से या किसी कंपनी से क्रूड ऑयल खरीदा। अब वो क्रूड ऑयल वो इंडिया लेके आया, जामनगर की अपनी फैक्ट्री में उसने उसको कन्वर्ट करके पेट्रोल और डीजल या फिर नेचुरल गैस बनाई। अब जो पेट्रोल और डीजल है, जो नेचुरल गैस है, उस पर यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाएगी। उस टैक्स को बोला जाएगा एक्साइज ड्यूटी या यूनियन एक्साइज। ठीक है, जो यूनियन एक्साइज है वो 5 चीजों पर लगता है, पेट्रोल एंड डीजल, एटीएफ। एटीएफ हो गया आपका जो एविएशन का जो फ्यूल यूज होता है जो प्लेन के अंदर, उसको एटीएफ बोला जाता है। ठीक है, और तीसरा आपका हो गया अल्कोहल, चौथा टबैको, 5 नेचुरल गैस। जो ये 5 चीजें हो गई, इसी के ऊपर एक्साइज ड्यूटी आज के टाइम पे लगती है, और किसी के ऊपर, सबके ऊपर जीएसटी लगता है, एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती। ठीक है, जो आपका ये अल्कोहल हो गया ना, इसकी एक्साइज ड्यूटी ना स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, इसमें यूनियन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, आपको प्री के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन बनाएगा कि 4 चीजें दी जाएंगी, इसके ऊपर किस में से एक्साइज ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, उसके ऊपर आपको एमसीक्यू बन सकता है। इसलिए याद करना है कि 5 चीजों के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है, उसमें से 4 के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट लेती है और 1 के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, अब कोई भी चीज अगर हिंदुस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर रही है, चाहे वो अंदर आ रही है चाहे वो बाहर जा रही है, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, ठीक है, जो हिंदुस्तान का बॉर्डर या तो एंट्री कर रही है या एग्जिट कर रही है, ठीक है, उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको बोलेंगे कस्टम ड्यूटी। मान लो मेरा एक फ्रेंड है, वो यूएसए से आ रहा है, उससे मैंने अपना एक फोन मंगाया, ठीक है, एप्पल का, तो जो एप्पल के ऊपर जब वो इंडिया लैंड करेगा उसके ऊपर एक कस्टम ड्यूटी लगेगी। ठीक है, वो क्योंकि वो इंडियन बॉर्डर के अंदर आया है। ठीक है, अब मान लो कोई चीज मैन्युफैक्चर करके इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर भी एक कस्टम ड्यूटी लगेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। ठीक है, तो वो आपका आता है इनडायरेक्ट टैक्स में, कस्टम ड्यूटी के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में वो क्या है डिफरेंस। ठीक है, सबसे पहले तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपने देखना है, इनका एक थंब रूल होता है। थंब रूल ये है कि जो भी इनडायरेक्ट टैक्स हो चाहे डायरेक्ट टैक्स हो, जो भी टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा वो आपकी पॉकेट से जाएगा, आपकी और मेरी पॉकेट से जाएगा। गवर्नमेंट का जो भी टैक्स जाएगा, चाहे वो डायरेक्ट जा रहा है चाहे वो इनडायरेक्ट जा रहा है, चाहे वो इनकम टैक्स के रूप में जा रहा है, चाहे वो जीएसटी के रूप में जा रहा है, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी के रूप में जा रहा है, जो गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा वो आपकी और मेरी पॉकेट से जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट कोई टैक्स पे नहीं करेगी, सारा का पैसा जो गवर्नमेंट का आएगा टैक्स के रूप में, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, वो आपकी और मेरी पॉकेट से जाएगा। ठीक है, ये एक बेसिक थंब रूल है जो आपको पता होना चाहिए टैक्सेशन पढ़ने से पहले। ठीक है, अब इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक बंदा है, अब उसकी सैलरी आई उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए सॉरी, अब उसने सीधा गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। ठीक है, उसने सीधा गवर्नमेंट को टैक्स पे किया। ठीक है, उसके अंदर किसी भी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स, वो आ गया आपके इनकम टैक्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि बीच में कोई भी बंदा इन्वॉल्व नहीं है, सीधा बंदे से देके सीधा गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, तो बेसिकली आपका वो हो गया इनकम टैक्स। अब इसी बंदे ने आगे जाके मान लो एक शर्ट की कंपनी खोली या शूज की कंपनी खोली, तो आगे जाके वो गवर्नमेंट को टैक्स देगा। ठीक है, वो देगा कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में जा रहा है, बीच में कोई भी पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, तो वो हो गया आपका कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब मान लो मुझे शाम को मैं मैकडोनल्ड्स का बर्गर ऑर्डर करता हूं। ठीक है, मैंने मैकडोनल्ड्स से बर्गर मंगाया, मैकडोनल्ड्स ने मुझे अपना बिल दिया साथ में, उसके अंदर मेंशन था 5% जीएसटी। ठीक है, अब 5% जीएसटी मैंने मैकडोनल्ड्स को दिया। अब मैकडोनल्ड्स क्या करेगा, मैकडोनल्ड्स सारे बंदों का जीएसटी कंप्लाई करके आगे जाके वो गवर्नमेंट को देगा। ठीक है, तो बेसिकली जो मैकडोनल्ड्स हुआ एक बेसिकली मिडिल मैन हो गया। ठीक है, ये इनडायरेक्ट टैक्स हुआ क्योंकि आपकी पॉकेट से टैक्स जा रहा है पहले मैकडोनल्ड्स को, ठीक है, फिर जा रहा है गवर्नमेंट को। तो बेसिकली जो टैक्स गया गया आपकी पॉकेट से, जो मैंने थंब रूल समझाया था, गया आपकी पॉकेट से बट गया गवर्नमेंट को। ठीक है, ये इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल हो गया।
अब मान लो कोई बंदा है, वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है, ठीक है, भारत पेट्रोलियम से। अब मैंने उसे पेट्रोल डलवाया, अब उसने मुझे बिल दिया, बिल के अंदर क्या थी, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, पेट्रोल और डीजल के ऊपर क्या लगता है, यूनियन एक्साइज। उसने आगे सारी एक्साइज ड्यूटी इकट्ठी करके किसको दी, गवर्नमेंट को, ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट के पास गई, पैसा किसकी पॉकेट से गया, आपकी पॉकेट से, मिला किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है। समझ आया, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। एक एग्जांपल और ले लें, सैटरडे का दिन है, मेरा पार्टी करने का दिल कर गया, ठीक है, मैंने एक वाइन शॉप से अल्कोहल खरीदा, उसने मुझे बिल दिया, अब उसमें वो मुझे बिल के अंदर क्या देगा, एक्साइज ड्यूटी, और वो आगे किसको जाएगा, गवर्नमेंट को, ठीक है। समझ आया कि एक्साइज ड्यूटी मैं वाइन शॉप को पे कर रहा हूं, आगे वो स्टेट गवर्नमेंट को पे कर रही है, क्योंकि वाइन है, अल्कोहल है, अल्कोहल किसको पे होता है, स्टेट गवर्नमेंट को। समझ आया, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट की आएगा, मगर वो स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट में नहीं आएगा, ठीक है। समझ आया यहां तक। अब जो डायरेक्ट टैक्स है वो हर बंदा पे नहीं करता, डायरेक्ट टैक्स पेड बाय फ्यू पीपल, ठीक है। जो लोग उस स्लैब में आते हैं, आपको पता है गवर्नमेंट एक स्लैब फिक्स करती है, एक लिमिट फिक्स करती है कि जिनकी सैलरी इससे ज्यादा है वही बंदा डायरेक्ट टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स या इनकम टैक्स पे करेगा, ठीक है। वो वही बंदा डायरेक्ट टैक्स पे करेगा, हर बंदा टैक्स डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करता। अब एक रिक्शे वाला या एक छोले कुलचे वाला है, वो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे नहीं करेगा सीधा, क्योंकि उसकी सैलरी उतनी है ही नहीं, वो पे क्या करेगा, गवर्नमेंट को वो पे कर देगा, उसका बचेगा क्या। तो हर बंदा डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करता, ठीक है। मगर जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो पेड बाय एवरीबॉडी है, चाहे मैं एक पार्ले जी का बिस्किट खरीदूं, चाहे मैं कुछ भी खरीदूं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है वो हर बंदा पे करेगा, चाहे मैं हूं, चाहे अंबानी हो, चाहे आप हो, ठीक है। अब मान लो मैंने अपना मोबाइल रिचार्ज किया और अंबानी ने अपना मोबाइल रिचार्ज किया, अब दोनों को जीएसटी उतना ही लगेगा जितना मुझे लगेगा, तो बेसिकली दोनों इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, ठीक है। समझ आ गया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में। अब जो बेसिक पर्पस ऑफ टैक्सेशन का होता क्या है कि ठीक है, अगर गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है, उसका गवर्नमेंट का मकसद क्या है टैक्स देने का, ठीक है। टैक्स देने का मतलब ये है कि इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि आपको अमीरों से पैसे लेके गरीबों को बीच में जो इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है, उसको कवर अप करना है, ठीक है। गवर्नमेंट का काम क्या है, इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब कि जो अमीर और गरीब के बीच में जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है, उसको कवर करना, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट कैसे करेगी, हमसे पैसा लेगी टैक्स के रूप में, आगे उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगी, रोड देगी, हाईवे देगी, सब्सिडीज देंगी, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देंगी, रेलवे के अंदर सब्सिडीज देंगी, जैसे भी सब्सिडीज देंगी उनको सब्सिडीज देंगी, तभी तो बीच में डिस्ट्रीब्यूशन का गैप जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, इनइक्वालिटी खत्म होगी, ठीक है। समझ आया, आपका मेंस के अंदर कीवर्ड आएगा ये इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। बेसिक जो टैक्सेशन का जो मकसद है, बेसिक टैक्सेशन का मतलब यही है, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। समझ आ गया, इनइक्वालिटीज को ओवरकम करना। आपको पता होगा जो हमारा प्रियम्बल है उसके अंदर मेंशन है वर्ड सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का क्या मतलब है, सोशलिस्ट का मतलब ही यही है कि जो इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, जो गरीब और अमीर के बीच में जो गैप है, जो इनइक्वालिटीज हैं, उसको ओवरकम किया जाए, ठीक है। समझ आया यहां तक सब कुछ। रेवेन्यू रिसिप्ट शॉर्टर टाइम के लिए, टैक्स बियॉन्सी, टैक्स चेंज इन टैक्स विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी, उसके बाद तो हमने 3 पढ़ा कि टैक्स बियॉन्सी कैसी होनी चाहिए, इंडिया के अंदर केस क्या है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, जो जो मैंने समझाया सब समझ आया यहाँ तक। अब अगर यहाँ तक समझ आया तो मुझे एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो, विच टैक्स इज नेसेसरी फॉर इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा टैक्स नेसेसरी है। 30 सेकंड के लिए वीडियो को यहाँ पॉज करो और मुझे इसका आंसर बताओ, अगर आपको समझ आया तो इसका आंसर पता होना चाहिए ना आपको, टैक्स रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन का टैक्स जरूरी है। समझ आया, बताओ मैं आंसर। इसके लिए हम 2 स्लाइड पहले चलते हैं। अब डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स पेड बाय फ्यू पीपल, मतलब जो अमीर लोग हैं वो इनकम टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स के बीच में, ठीक है। बट जो गरीब आदमी है वो इन गवर्नमेंट को
डायरेक्ट टैक्स नहीं पे करता, ठीक है। अब गवर्नमेंट अगर अमीर से लेगी तभी तो गरीब को दे पाएगी, अगर गरीब से ही लेना है और फिर गरीब को देना तो फायदा क्या हुआ। तो उसका आंसर हुआ कि डायरेक्ट टैक्स इज नेसेसरी फॉर द इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में गैप होना जरूरी है, डायरेक्ट टैक्स हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको गरीबों को देना है, सब्सिडीज देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, ब्रिज बनवाना है, कोई भी काम करना है, उनको एम्प्लॉयमेंट देनी है, तो बेसिकली डायरेक्ट टैक्स ज्यादा होना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स से, ठीक है। अगर मान लो एक पार्ले जी बिस्किट मैं भी खरीद रहा हूँ, एक गरीब भी खरीद रहा है, या रिक्शे वाला भी खरीद रहा है, तो अगर वो हम दोनों पार्ले जी का बिस्किट खरीद के सेम टैक्स दे रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं रह गया ना, उसको क्या बेनिफिट हुआ, उसको भी तो उतने पैसे देने पड़े जितने मुझे देने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब आइडियल केस क्या मैंने बताया आपको, डायरेक्ट टैक्स हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा होना चाहिए। जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं, यूके हो, यूएस हो, जर्मनी हो, नॉर्वे हो, फिनलैंड हो, रशिया हो, उन कंट्रीज के अंदर डायरेक्ट टैक्स हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा है, ठीक है। अब वो उसकी वजह से क्या होगा, अगर डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा होगा तो बेसिकली आपकी लो इनइक्वालिटी होंगी, ठीक है। दोनों के बीच में जो एक गैप है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी, बराबरी की बात होगी, ठीक है। अब इंडिया के अंदर क्या केस है, ठीक है। इंडिया का सिनेरियो है कि कोविड पेंडेमिक से पहले जो इंडिया का डायरेक्ट टैक्स था वो स्लाइटली हायर था, थोड़ा सा ही ज्यादा था इनडायरेक्ट टैक्स से, मगर ज्यादा था, ठीक है। मतलब इनइक्वालिटी खत्म हो रही थी, दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो खत्म हुआ था, गवर्नमेंट अमीर से पैसे देके गरीब को दे रही थी, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवा पा रही थी। बट आफ्टर पेंडेमिक क्या हुआ कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल हो गया, ठीक है। अब इक्वल क्यों हो गया, जितनी भी एमएसएमई फैक्ट्रीज, लोगों की जॉब गई, एमएसएमई बंद हो गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई, लोग घर बैठ गए, ठीक है, सब कुछ बंद हो गया, तो लोग टैक्स कहां से पे करेंगे, ठीक है। अब टैक्स नहीं पे कर पाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, इनइक्वालिटी तो बढ़ेगी ना, क्योंकि जो कंजप्शन है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, लोग घर बैठ के सामान तो कंज्यूम कर ही रहे हैं ना, जिन इनडायरेक्ट टैक्स तो गवर्नमेंट को दे रही है, चाहे बिस्किट खरीदें, चाहे फोन रिचार्ज हो, वो सब तो नहीं रुकेगा ना। तो बेसिकली आप इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को पे कर ही रहे हो, बट डायरेक्ट टैक्स आप पे नहीं कर पा रहे, क्योंकि एमएसएमई फैक्ट्रीज, लोगों की जॉब जॉब चली गई, सब बंद हो गया, तो कहां से पे कर पाओगे, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया में ऑलमोस्ट बराबर हो गया, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि इनइक्वालिटी पेंडेमिक के बाद बढ़ गई है, ठीक है। आज के लेक्चर को यहीं रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।